हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश संसद के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था, तब उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कहने का मतलब यह हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को और सबसे पहले बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के मामलों में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ। तो यहाँ जो यह लाइन लिखा हुआ है कि पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ कंपनी के मामलों में इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जब हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, तो वहाँ पर भी हम लोग यह पढ़े थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करने का पहला प्रयास किया था। तो वह पहला प्रयास था, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर जो है नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। दोनों पॉइंट में अंतर है। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में नियंत्रण करने का वह पहला प्रयास था, लेकिन नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन यह जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को जो लाया गया, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो कैसे जो नियंत्रण स्थापित हुआ था? नियंत्रण स्थापित होने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में जो है यानी कंपनी के मामलों को जो है अब इन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो कैसे जो है यह नियंत्रण स्थापित हुआ, कैसे इन लोगों ने कंट्रोल किया कंपनी के कार्यों को अपने हाथों से जो है अपने द्वारा जो है, तो उसे हम लोग अभी समझेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग कि 1783 ईस्वी में क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए डंडाज अधिनियम एवं फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। लेकिन इस पॉइंट को अब समझने से पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग 1781 ईस्वी का जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें भी हम लोग यह पढ़े थे कि उस एक्ट को जो लाया गया था, तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यवहारिक दोष जो शामिल था, उस दोष को दूर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ दोषों को दूर किया गया था। लेकिन अभी भी जो है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बहुत सारी जो है मतलब दोषें शामिल थी। तो उसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अन्य दोषों को जो उसमें समाहित थी, उसे दूर करने के लिए 1783 ईस्वी में डंडाज अधिनियम एवं फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया था। किसे दूर करने के लिए? तो रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए। यह दोनों विधेयक जो लाया गया था ब्रिटिश संसद में लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यह डंडाज अधिनियम विधेयक एवं फॉक्स का जो भारतीय विधेयक था, जिसे 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में लाया गया था, यह दोनों का दोनों विधेयक जो था यह पारित नहीं हो पाया था। यानी संसद में जो है यह दोनों विधेयक पारित नहीं हो पाया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उस समय की जो सरकार थी, यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, तो लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को जो है क्या हुआ, त्यागपत्र देना पड़ा। उस समय किसकी सरकार थी? जब इस दोनों इस दोनों विधेयक को जो है पारित करवाने का जो प्रयास किया गया था 1783 ईस्वी में, तो उस समय वहां पर किसकी सरकार थी? तो लॉर्ड नॉर्थ यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार थी। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने इन दोनों विधेयक को पारित नहीं करवा पाए। इस वजह से परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनके गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तो किसी भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार का त्यागपत्र देना यह पहला एवं अंतिम मामला था, क्योंकि यह जो विधेयक लाया गया था यह भारतीय
मतलब कामों के लिए लाया गया था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे नियंत्रण करने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए यह लाया गया था, अर्थात किसी भारतीय मामलों के लिए ही तो यह विधेयक लाया गया था। तो किसी भारतीय मामलों के लिए जो है मतलब ब्रिटिश सरकार को जो त्यागपत्र देना पड़ा, तो यह पहला एवं अंतिम मामला था। अब बात करते हैं कि जब उस समय की मौजूदा सरकार त्यागपत्र दे दी, तब क्या हुआ कि उस समय नई सरकार का गठन किया गया, और जब नई सरकार का गठन किया गया तब उन लोगों ने यानी नई सरकार ने 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट को लाया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। और जब इस एक्ट को लाया गया तब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए अब तो यह हम लोग जान लिए कि यानी 1784 ईस्वी में जो है यह एक्ट पारित हुआ, और किसने किया था, तो नई सरकार ने किया था। जब इस एक्ट को लाया गया तब देखते हैं कि इसके द्वारा जो है क्या क्या प्रभाव पड़ा कंपनी के कार्यों पर। तो आइए बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को जो है अलग कर दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि व्यापारिक कार्य को तो आप समझ रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस एक्ट से पहले भारत में व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप दोनों को जो है निभा रही थी। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि राजनीतिक व्यापारिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तो यानी जो व्यापार किया जाता है वो सभी काम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किस तरह का काम आता है, तो वह है सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी कार्य। यह किसके अंतर्गत आता है, तो राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को जो है अब अलग कर दिया गया। तो आइए अब इसे समझते हैं, यह अलग करने का यहाँ मतलब क्या था। तो अलग करने का मतलब यह हुआ कि अब जो कंपनी के द्वारा जो व्यापारिक क्रियाकलाप किया जाता था, व्यापारिक कार्य किया जाता था या व्यापारिक गतिविधि जो की जाती थी, तो उस व्यापारिक क्रियाकलाप का जो है अब देख रेख या किसके संरक्षण में यह होता था, तो अब जो है इस एक्ट के पारित होने के बाद जो है कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप को देखने का जो जिम्मेदारी वह निदेशक मंडल के हाथों में दिया गया। लेकिन यह बात आपको ध्यान रहे कि इस एक्ट के पारित होने से पहले यह कंपनी के जो दोनों क्रियाकलाप को देखने का काम यह निदेशक मंडल ही करते थे, जो कंपनी का संचालन करते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब सिर्फ कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप को देखने का काम यह निदेशक मंडल करेंगे। लेकिन अब जो यह राजनीतिक क्रियाकलाप है, तो इस राजनीतिक क्रियाकलाप को जो है देखने का काम अब कौन करेगा, तो इसके लिए जो है 6 सदस्यों वाली एक नियंत्रक मंडल का जो है गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है गठन किया गया। जबकि यह जो निदेशक मंडल जो थे इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। यह कुल 26 सदस्यों वाली थी, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक एवं 24 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को अब देखने के लिए जो है 6 सदस्यों वाली एक नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है गठन किया गया। तो आइए अब बात करते हैं कि इस नियंत्रक मंडल के बारे में। तो इस नियंत्रक मंडल में जो कि कुल 6 सदस्य थे, इसमें से एक जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में से ही यह एक सदस्य होते थे जिन्हें चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता था, ठीक है। फिर इन 6 सदस्यों में से एक जो है राज्य सचिव होते थे, और तो इस तरह से 6 में से 2 निकल गया। अब कितने बचे, 4। तो 4 जो होते थे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। और यह प्रीवी काउंसिल हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो प्रीवी काउंसिल जो होता था वह ब्रिटिश सम्राट को जो है सलाह देने वाली जो है यह एक परिषद थी, यह एक काउंसिल थी, ठीक है। तो वही जो है 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, एक जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे और एक जो है राज्य सचिव होते थे। तो यही वो 6 सदस्य थे, मतलब जिससे मिलकर जो है इस नियंत्रक मंडल का जो है गठन किया गया था। तो अब सवाल यह उठता है कि इस नियंत्रक मंडल के जो है सदस्यों की यानी कुल 6 सदस्यों को जो है नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का कार्य, मतलब ये जिम्मेदारी किनके पास था, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि इन सदस्यों
को जो है नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का मतलब यह होता है कि उन्हें हटाने का जो है जिम्मेदारी, तो उन्हें नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का जो है अधिकार किसे था, तो वह ब्रिटिश सम्राट को था। इसका मतलब यह हुआ कि इस नियंत्रक मंडल के माध्यम से शासन अब कौन करेगा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों पर, तो वह ब्रिटिश सम्राट करेगा। ठीक है, तो अब आइए इस बात को और भी अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय उपनिवेश के जो हैं अब दो शासक हुए। उपनिवेश कहने का मतलब यह हुआ कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने शासक हुए, दो शासक हुए। कौन कौन, तो एक निदेशक मंडल, पहला शासक कौन हुए, निदेशक मंडल, जो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो है देखरेख करने का कार्य करेगा। लेकिन दूसरे जो शासक हुए वो कौन हुए, तो नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि नियंत्रक मंडल के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से यह ब्रिटिश सम्राट जो थे वो दूसरे शासक हुए भारतीय उपनिवेश के, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जब आप यह समझ गए कि मतलब कि कंपनी के व्यापारिक कार्य को जब निदेशक मंडल चलाएगा, लेकिन कंपनी के जो है राजनीतिक क्रियाकलापों को, जिसके अंतर्गत सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी कार्य था, उसे अब नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट चलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हम लोगों का फर्स्ट लाइन था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ। तो अब यह क्या हुआ कि यह लाइन प्रूफ हो गया, क्योंकि इस मामले से कि इस नियंत्रक मंडल के द्वारा जो है उनके राजनीतिक क्रियाकलापों को जो है कौन अब संचालित करेगा, तो ब्रिटिश सम्राट करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यह तो देख लिए हम लोग उनके मतलब शासक के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में जो कुछ बातें करते हैं इस एक्ट के द्वारा, वह यह है कि गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या को जो है 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो यह कौन सा पॉइंट है, आइए बात करते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए जो है 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया था। लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है अब गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या जो है वह 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। यानी अब इस एक्ट के द्वारा 3 सदस्य हो गए गवर्नर जनरल के परिषद में। इसके साथ साथ एक शर्त यह भी रखा गया कि ठीक है 4 से घटाकर 3 सदस्य तो कर दिया गया, लेकिन इन 3 सदस्यों में से, यानी इन 3 सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहने का मतलब यह हुआ कि जिस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है अब उन 4 सदस्यों में से एक घटा दिया गया, यानी अब सदस्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन उन 3 सदस्यों में से यह भी कंडीशन रखा गया कि उनमें से एक जो है प्रांत का सेनापति बनाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हम लोग देखते हैं कि और इस एक्ट के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा। तो इस एक्ट के द्वारा हम लोग बात करते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पूर्व किससे जो है स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया, तो नियंत्रक मंडल से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। यह नियंत्रक मंडल कौन, तो जिसका गठन किया गया था। तो यह लाइन क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल एवं उससे सहयोग करने के लिए जिस परिषद का, जिस काउंसिल का गठन किया गया था, तो गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को देशी राजाओं मतलब भारतीय राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पहले, यानी अब ये लोग जो थे, मान लीजिए कि किसी भी भारतीय राजाओं से या तो हमें युद्ध करना हो या फिर उनके साथ संधि करना हो, तो आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं।
उनके साथ युद्ध करने या उनके साथ जो है संधि करने से पहले अब गवर्नर जनरल इन परिषद को जो है नियंत्रक मंडल से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है, कैसे जो है इस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के मामलों में नियंत्रण स्थापित किया था। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि वह यह है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी जो नियुक्त होते थे, ये लोग कभी कभी क्या होता था कि मतलब अवैध कार्य भी करते थे जो है, ठीक है। तो इसी वजह से इनके अवैध कार्यों पर जो है, इनके मनमाना कार्यों पर जो है मतलब कि जो पाबंदी लगाने के लिए जो है क्या किया नियंत्रक मंडल ने या वहाँ की ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में इन लोगों के लिए एक अलग से जो है कोर्ट की स्थापना की गई। यानी अब भारतीय अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है अलग से ही जो है मुकदमा सुनाने के लिए जो है इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट यह है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल में अस्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। यानी इस एक्ट के द्वारा जो है क्या हुआ कि बंगाल में जो है अस्थायी भू प्रबंध करने का, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है इस एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि आप लोग जो है बंगाल में अस्थायी रूप से भू प्रबंध का जो है भू प्रबंध आप लोग कीजिए। तो यह सुझाव दिया गया किस एक्ट के द्वारा, तो यही 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से जो है हम लोगों का जो है आज 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्लास में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को ही शुरू करेंगे और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।